देखिए, बड़ी खबर है दक्षिण कोरिया से, जहां पर भयानक विमान हादसा हुआ और अभी तक 47 लोगों की जान जा चुकी है। पहले ये आंकड़ा 28 पर था, लेकिन अब ये देखिए आंकड़ा बढ़ गया है मरने वालों का। 47 लोगों की मौत हो गई है। 2 लोगों को हालांकि सुरक्षित बाहर निकाला गया है। देखिए, ये हादसा मुआन में हुआ था। एयरपोर्ट पर लैंडिंग के समय विमान अचानक से फिसल गया और क्रैश कर गया। जो विमान हादसे का शिकार हुआ उसमें 175 यात्री और 6 क्रू मेंबर्स समेत कुल 181 लोग सवार थे। 175 यात्रियों में 173 कोरियन और 2 थाईलैंड के यात्री थे। बताया यह जा रहा है कि लैंडिंग गियर में खराबी आने के कारण विमान रनवे से फिसलकर बाउंड्री वॉल से टकरा गया और बाउंड्री वॉल से टकराने के बाद विमान में अचानक से आग लग गई, जिसके बाद मरने वालों के आंकड़े में इजाफा हुआ है। पहले खबर यह थी कि 28 लोगों की जान गई है और बाकियों का रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है, लेकिन अब यह आंकड़ा बढ़ चुका है। 47 लोगों की जान जा चुकी है। कुल 181 लोग इस विमान में सवार थे, जिसमें बताया यह जा रहा है कि 175 जो थे वो यात्री थे और बाकी के क्रू मेंबर्स 6 क्रू मेंबर्स इसमें सवार थे। थाईलैंड से ये विमान वापस लौट रहा था और उसी दौरान देखिए रनवे से अचानक से फिसल जाता है ये और क्रैश हो जाता है। बाउंड्री वॉल से टकराया, अचानक से क्रैश हुआ, जिसके बाद धुएं का गुबार आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं। सुबह सुबह ये बहुत ही दुखद खबर दक्षिण कोरिया से, जहां पर यह भयानक दर्दनाक विमान हादसा हो जाता है, जिसमें 47 लोगों की जान जा चुकी है। और अभी भी फिलहाल देखिए रेस्क्यू ऑपरेशन बताया जा रहा है कि वहां पर चल रहा है। एक एक जिंदगी को बचाने की कोशिश है, लेकिन बढ़ता यह आंकड़ा मरने वालों ये चिंता को बढ़ा रहा है। 181 लोग इस विमान में सवार थे, 175 यात्री और 6 क्रू मेंबर्स। लैंडिंग गियर में खराबी की वजह से अचानक से ये जो विमान था ये रनवे से फिसल गया, जिसके बाद ये बाउंड्री वॉल से टकरा गया और बड़े हादसे का शिकार हो गया। दक्षिण कोरिया में यह हादसा हुआ है, जहां पर लैंडिंग के बाद विमान में अचानक से देखिए आग लग गई, क्रैश हो गया और 47 लोगों की जान जा चुकी है। मरने वालों की संख्या बढ़ी है। पहले ये जो आंकड़ा था ये 28 तक था, लेकिन अब अचानक से देखिए 47 तक मृतकों का आंकड़ा पहुंच चुका है। देश के पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह कल पंचतत्व में विलीन हो गए, लेकिन उनके स्मारक को लेकर राजनीति लगातार जारी है। कांग्रेस के आरोपों पर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने पलटवार किया। जेपी नड्डा ने जिंदा रहते मनमोहन सिंह का कांग्रेस ने कभी सम्मान नहीं किया, इन बातों का जिक्र किया। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। भारत में आर्थिक सुधार के महानायक डॉक्टर मनमोहन सिंह पंचतत्व में विलीन हो गए। लेकिन उनके सम्मान को लेकर राजनीति में संग्राम जारी है। अब बीजेपी अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने कांग्रेस पर पलटवार किया है। कांग्रेस के इस घटिया सोच के लिए जितनी भी निंदा की जाए वो कम है। जेपी नड्डा ने कांग्रेस को पूर्व पीएम नरसिम्हा राव की भी याद दिलाई और कहा कि ऐसी घटिया राजनीति ठीक नहीं। कांग्रेस ने केवल अपने परिवार के लोगों के स्मारक और समाधियां बनवाई। एक तरफ बीजेपी ने कांग्रेस को पीवी नरसिम्हा राव की याद दिलाई, तो वहीं कांग्रेस ने भी अटल बिहारी वाजपेयी का जिक्र कर बीजेपी से सवाल पूछ लिया। Deeply painful to see final journey of Dr. Manmohan Singh to end in a place where it was very common, congested also. बात दिल्ली की, जहां पर चुनाव में फर्जी वोटर्स को लेकर लगातार राजनीति गर्म है और अब बीजेपी ने आम आदमी पार्टी पर फर्जी दस्तावेजों के जरिए वोटर्स का नाम जुड़वाने का आरोप लगाया है। हालांकि आरोपों पर अभी तक आम आदमी पार्टी की तरफ से कोई जवाब नहीं आया। दिल्ली बीजेपी ने वोटरों की लिस्ट जारी की और दावा किया कि जिस घर में सिर्फ 5 लोग हैं, उनके पते पर फर्जी तरीके से वोट बनवा दिए गए, जिसके सबूत भी दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने दिखाए। हमने 6 लोगों को बिठाया, 6 के 6 लोग हिंदू परिवारों के लोग हैं और वो इलेक्शन कमीशन का जो BLOs आ रहा है उसको बता रहे हैं कि भैया हमारे घर में एक भी मुस्लिम नहीं है, हम 5 प्राणी रहते हैं या 7 प्राणी रहते हैं, ये 60 वोट कैसे बन गए। बीजेपी ने आरोप लगाया कि आम आदमी पार्टी चुनाव जीतने के लिए न सिर्फ झूठी घोषणाएं करके लोगों को बरगला रही है, बल्कि फर्जी तरीके से मतदाता सूची में खास समुदाय के लोगों का नाम भी जुड़वाने का काम कर रही है। और ऐसे एक नहीं हजारों वोट बन रहे हैं और सब एक वर्ग विशेष के बन रहे हैं। क्या कारण है? ये लोग कौन है? बीजेपी ने दावा किया कि 2014 लोकसभा चुनाव के बाद
दिल्ली में हर साल वोटर्स की संख्या बढ़ती जा रही है। जिन लोगों के वोट बन रहे हैं वो 18 साल के नहीं हैं, बल्कि उनकी उम्र 55 साल, 48 साल से लेकर 80 साल तक के लोगों के नाम शामिल हैं। वहीं देखिए, बीजेपी की आम आदमी पार्टी पर इन आरोपों के बाद एबीपी न्यूज ने सभी लोगों के पते पर जाकर पड़ताल की है, जिसमें मकान मालिकों ने लिस्ट में दर्ज नामों को फर्जी बताया है। किसी के घर के पते पर 60 वोट मिले हैं तो किसी के घर के पते पर 23 वोट फर्जी पाए गए। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। दिल्ली बीजेपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दावा किया कि तुगलकाबाद विधानसभा में फर्जी वोटर्स के नाम जोड़े जा रहे हैं। एबीपी न्यूज ने ग्राउंड पर जाकर हकीकत जानी तो बीजेपी के दावे काफी सही निकले। तुगलकाबाद विधानसभा के अंदर फर्जी तरीके से वोट जो है वो बनाने का काम चल रहा है और का नंबर 110 जो आप यहाँ पर पता देख पाएंगे, यहाँ पर इस पते पर 60 वोट के करीब जो है वो फर्जी है। तुगलकाबाद विधानसभा के छुरिया मोहल्ले के मकान नंबर 110 के पते पर भी 60 वोट फर्जी तरीके से बनवाए गए हैं। तुगलकाबाद के मावी मोहल्ला के मकान नंबर 157 के मालिक ने भी ये दावा किया कि उसके पते पर भी 7 फर्जी वोट बनवाए गए हैं। तुगलकाबाद के मावी मोहल्ला मकान नंबर 155 पर 3 वोट फर्जी निकले, जिसका बीजेपी ने जिक्र किया था। तुगलकाबाद मावी मोहल्ला मकान नंबर C1 पते पर भी 14 वोट फर्जी निकले, जिसकी मकान मालिक को कोई जानकारी नहीं थी। तुगलकाबाद के मावी मोहल्ले के मकान नंबर 168 पर भी किसी ने 50 फर्जी वोट बनवा डाले। केजरीवाल के महिला सम्मान योजना को लेकर भी दिल्ली में राजनीति गर्म है। अब इसमें एक नया मोड़ सामने आ गया है। कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित की शिकायत पर एलजी ने इस योजना की जांच के आदेश दे दिए हैं। दिल्ली सरकार की 2100 रुपए वाली महिला सम्मान योजना शुरू होने से पहले ही जांच के घेरे में आ गई है। केजरीवाल की इस स्कीम की लॉन्चिंग से पहले ही कांग्रेस और बीजेपी ने आम आदमी पार्टी की नीयत पर सवाल उठा दिए। अरविंद केजरीवाल, अपने गिरेबान में झांको। पंजाब के चुनाव से पहले तुमने पंजाब की माताओं बहनों को घोषणा की कि मैं महिला सम्मान करूंगा, 1000 रुपए दूंगा हर बहन को, हर माता को। दे दिया क्या? 1 रुपया आज तक पंजाब में नहीं दिया। लेकिन केजरीवाल की स्कीम को जांच की आंच तक पहुंचाने के सूत्रधार हैं कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित, जिन्होंने दिल्ली सरकार की योजना पर सवाल उठाए। लेकिन इस समय तो कोई स्कीम आई नहीं ना। अरविंद केजरीवाल जी से कहो यार, जिंदगी में कभी तो सच बोल दिया करो यार। हालांकि अपनी स्कीम पर उठे सवालों पर अरविंद केजरीवाल सामने आए और आरोप मढ़ दिया। बीजेपी की हिम्मत नहीं हुई एलजी को कंप्लेन करने की, संदीप दीक्षित से कंप्लेन कराई है। संदीप दीक्षित के इन दोनों संगीन आरोपों की जांच अब दिल्ली पुलिस को सौंप दी गई है। इसके बावजूद आम आदमी पार्टी अपने दावे पर कायम है। बिहार में बीपीएससी परीक्षा को लेकर हंगामा फिलहाल थमता नजर नहीं आ रहा है। आज पटना के गांधी मैदान में छात्र संसद बुलाई गई है, हालांकि प्रशासन ने इसकी इजाजत नहीं दी है। पटना के गर्दनी बाग में पिछले 12 दिन से छात्रों का ये धरना प्रदर्शन जारी है। छात्र बीपीएससी परीक्षा रद्द करने की मांग कर रहे हैं। शनिवार को छात्रों के प्रदर्शन में जन सुराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर भी पहुंचे। बिहार लोकतंत्र की जननी है। कोई नेता, कोई नीतीश कुमार इसको लाठी तंत्र नहीं बना सकते हैं। छात्रों के प्रोटेस्ट और परीक्षा की व्यवस्था को लेकर लगातार विपक्ष नीतीश सरकार को घेर रहा है। वहीं नीतीश की पार्टी कह रही है कि अगर कोई गड़बड़ी हुई है तो सबूत क्यों नहीं देते। बीपीएससी देखिए, गलती बीपीएससी की है, उनको मानना चाहिए। साक्ष्य दीजिए बीपीएससी में अनियमितता की बात कर करके बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। दोपहर 12 बजे आज गांधी मैदान में गांधी मूर्ति के नीचे छात्र संसद बुलाई गई है। प्रशांत किशोर भी इसमें पहुंचेंगे, लेकिन प्रशासन ने इसकी इजाजत नहीं दी है। ऐसे में एक बार फिर पटना की सड़कों पर छात्रों और प्रशासन के बीच टकराव हो सकता है। अब देखिए, बिहार में चुनाव अगले साल होने हैं, लेकिन चुनाव का माहौल अभी से ही बन गया है और ये माहौल गर्म है। चुनाव से पहले एक बार फिर से ये सवाल गूंज रहा है कि कहीं नीतीश एक बार फिर पलट तो नहीं जाएंगे। हालांकि एबीपी न्यूज एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में तेजस्वी कह रहे हैं कि अब नीतीश और आरजेडी कभी भी साथ नहीं आएंगे। चाचा नीतीश कुमार की अगुवाई में तेजस्वी यादव 2 बार बिहार में सत्ता का स्वाद चख चुके हैं। चुनाव से पहले एक बार फिर अटकलों का बाजार गर्म है, लेकिन भतीजा कह रहा है कि अब तो ये संभव नहीं। ही इज टायर्ड और अब उनकी स्थिति ऐसी नहीं रह गई कि वो बिहार चला सके। ये अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारने के बराबर होगा। सबसे बड़ी बात, वो है कहाँ?
बिहार में सरकार दिख ही नहीं रहा, ना सदन में बोलते हैं, ना सड़क पे रहते हैं। तेजस्वी तीसरी बार चाचा के साथ जुगलबंदी से इनकार कर रहे हैं। एबीपी न्यूज से बातचीत में तेजस्वी ने नीतीश सरकार को लेकर सवाल भी उठाए। इनके मामा जेल के अंदर में रहे हैं और कौन माई का लाल पैदा लिया जो नीतीश कुमार को कैद कर लेगा। हालांकि अभी तेजस्वी नीतीश के साथ किसी तरह के तालमेल से इनकार कर रहे हैं, लेकिन ये भी सच है कि राजनीति संभावनाओं का खेल है। भजन गाने के दौरान पटना में जिस तरीके से भोजपुरी गायिका देवी के साथ बर्ताव हुआ, उससे वो आहत हैं। उनका कहना है कि अब तो उनको धमकियां भी मिल रही हैं। ईश्वर अल्लाह तेरो नाम भजन गाने पर उठे विवाद ने नया मोड़ ले लिया है। मशहूर भोजपुरी लोक गायिका देवी ने दावा किया है कि उन्हें जान से मारने की धमकी मिली है। मुझे कुछ धमकी भी आई, कुछ लोगों ने कहा कि देवी तुम सुधर जाओ, नहीं तो गांधी जी जहां पहुंच गए हैं तुम वहीं पहुंच जाओगी। दरअसल 25 दिसंबर को पटना में पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती के मौके पर बापू सभागार में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जिसमें मशहूर भोजपुरी लोक गायिका देवी ने जैसे ही रघुपति राघव राजा राम ईश्वर अल्लाह तेरो नाम भजन गाया, वैसे ही बवाल शुरू हो गया था, जिसके बाद देवी ने माफी भी मांगी थी। ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, इस पे उन लोगों ने काफी शोर मचाना शुरू कर दिया। कुछ लोग मेरे पास आए, उन्होंने कहा कि आप कुछ सॉरी बोलिए, शायद पब्लिक उससे मतलब थोड़ा काम हो जाए। धमकी मिलने और कार्यक्रम में हंगामा करने वालों के खिलाफ अब लोक गायिका देवी ने कार्रवाई की मांग की है। इस तरह की हरकत कुछ लोगों ने की है तो इस पे कड़ी से कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। और आइए खबरों में अब आगे बढ़ते हैं। जिस शाही जामा मस्जिद के चलते यूपी का संभल बीते कई दिनों से सुर्खियों में है, उसी मस्जिद के सामने अब एक पुलिस चौकी का निर्माण का कार्य शुरू हो गया है और इस पर एआईएमआईएम अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने कई सवाल खड़े किए हैं। संभल में शाही मस्जिद के सामने खाली पड़ी जमीन पर एएसपी ने विधि विधान के साथ पुलिस चौकी की नींव रख दी। संभल के इतिहास और पौराणिक महत्व की वजह से पुलिस महकमे ने अपनी नई चौकी को सत्यव्रत पुलिस चौकी का नाम दिया है। जो सत्यव्रत पुलिस चौकी है, उस सत्यव्रत पुलिस चौकी का लगातार यहाँ पर जो कामकाज है वो लगातार चल रहा है और चौकी को बनाने का जो पूरा कार्य है वो पूरा कार्य प्रगति पर है। पुलिस चौकी के बनने का जैसे ही काम शुरू हुआ, महिलाओं ने पहले श्रमदान किया और शाम को दीपक जलाए। लेकिन संभल में शाही मस्जिद के सामने नई पुलिस चौकी खोलने का यूपी सरकार का फैसला असदुद्दीन ओवैसी को रास नहीं आ रहा। ओवैसी ने पुलिस चौकी बनाने के फैसले का विरोध करते हुए यूपी सरकार पर सवाल खड़े किए हैं। मस्जिद के सामने जिस जमीन पर पुलिस चौकी का काम चल रहा है, उसे कुछ लोगों ने दावा किया है कि वो उनकी पुश्तैनी जमीन है। हालांकि किसी भी तरह के विरोध प्रदर्शन और हालात से निपटने के लिए प्रशासन ने पहले से ही तैयारी कर रखी है। एक महीने से ज्यादा से अनशन पर बैठे किसान नेता डल्लेवाल के समर्थन में आज खाप पंचायत होगी। हरियाणा के हिसार में होने वाली इस पंचायत में आगे की रणनीति तय की जाएगी। शंभू और खनौरी बॉर्डर पर धरना दे रहे किसान संगठनों के समर्थन में हरियाणा के बास में खाप पंचायत होगी, जिसमें आंदोलन को लेकर सभी किसान संगठनों को एकजुट किया जाएगा। पंचायत है जिसके अंदर कोई कड़ा फैसला लिया जा सकता है और सभी किसान एकजुट होकर के आंदोलन को जो है शक्ति प्रदान करेंगे। एक तरफ जहां खाप पंचायत में आंदोलन को धार देने की रणनीति बनेगी, तो वहीं कल संयुक्त किसान मोर्चा, गैर राजनीतिक और किसान मजदूर मोर्चा ने पंजाब बंद के ऐलान के साथ ही रेल रोको आंदोलन का ऐलान किया है। रेलवे स्टेशन के उत्ते 30 तरीक नूं सवेरे 7 बजे पहुंचने की खिचड़ कर पंजाब के किसानों ने 4 जनवरी को किसान महापंचायत भी बुलाई है, जिसमें किसान आंदोलन को लेकर सरकार को घेरने की रणनीति बनेगी। इस बीच सुप्रीम कोर्ट ने किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल को अस्पताल नहीं ले जाने पर पंजाब सरकार को कड़ी फटकार लगाई है, जिस पर जगजीत सिंह डल्लेवाल ने दावा किया कि वो अपनी मर्जी से अनशन पर बैठे। कृपया ऐसी मत सोचो और न ही ऐसा भ्रम फैलाया जाए देश के अंदर। और अब बात राजस्थान की, जहां गहलोत सरकार के फैसले को भजनलाल शर्मा सरकार ने पलट दिया। जिलों की संख्या कम कर दी गई। इसको लेकर अब जमकर राजनीति हो रही है। राजस्थान में भजनलाल सरकार ने जिलों की संख्या घटा दी है। कांग्रेस की सरकार में बनाए गए 17 में से 9 जिले खत्म कर दिए गए हैं। कैबिनेट की बैठक में राजस्थान के दूदू, केकड़ी, शाहपुरा, निमका थाना, गंगापुर सिटी, जयपुर ग्रामीण, जोधपुर ग्रामीण, अनूपगढ़, सांचौर जिलों को खत्म कर दिया गया है।
सरकार का तर्क है कि राजनीतिक फायदे के लिए ये जिले बनाए गए थे। इतने जिले की आवश्यकता अगर होती, इसका परीक्षण किया जाता। गहलोत की सरकार ने अपने कार्यकाल के आखिरी वक्त में कुल 17 नए जिले बनाए थे। अब कांग्रेस कह रही है कि भजनलाल सरकार बदले की भावना से ऐसे फैसले ले रही है। पता नहीं उन्होंने क्या सोच के फैसला किया, मैं नहीं जानता, पर हमने सोच समझ के गुड गवर्नेंस देने के लिए किया था, ये मैं कह सकता हूँ। कोई इसमें ऐसा नहीं कि इसमें चुनाव में फायदा मिल जाएगा, नहीं मिल जाएगा। भजनलाल सरकार ने अब गहलोत सरकार में गठित पाली, सीकर और बांसवाड़ा के 3 संभाग यानी डिवीजन भी खत्म कर दिए हैं। अब कांग्रेस इसके खिलाफ आंदोलन की तैयारी कर रही है। संगम नगरी प्रयागराज में अगले महीने महाकुंभ की शुरुआत हो रही है और इसके लिए सीएम योगी आदित्यनाथ दिल्ली आए। बीजेपी के दिग्गज नेताओं के साथ ही पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को महाकुंभ में आने का न्योता दिया। महाकुंभ आस्था, संस्कृति और आध्यात्मिक विरासत का पवित्र संगम है, जिसका साक्षी बनने के लिए सीएम योगी ने दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की और उन्हें महाकुंभ का न्योता दिया। जिसके बाद सीएम योगी ने सोशल मीडिया पर लिखा, नई दिल्ली में माननीय केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह जी से शिष्टाचार भेंट की। अपना बहुमूल्य समय प्रदान करने हेतु आपका हार्दिक आभार। सीएम योगी आदित्यनाथ ने बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात कर उन्हें भी महाकुंभ में आने का निमंत्रण दिया। जिसके बाद उन्होंने एक्स पर लिखा, नई दिल्ली में माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं केंद्रीय मंत्री श्री जगत प्रकाश नड्डा जी से शिष्टाचार भेंट की। अपना अमूल्य समय प्रदान करने के लिए आपका हार्दिक आभार। योगी आदित्यनाथ ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को भी महाकुंभ का साक्षी बनने का बुलावा दिया। साथ ही पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और मिजोरम के नए राज्यपाल जनरल वीके सिंह को भी महाकुंभ के लोगो वाला प्रतीक चिन्ह, कलश, साहित्य और नव वर्ष का कैलेंडर भेंट कर आमंत्रित किया। और वहीं पूर्व आरटीओ कांस्टेबल सौरभ शर्मा की तलाशी मध्य प्रदेश पुलिस दिन रात एक किए हुए है, लेकिन अब तक उसका कोई पता नहीं चल सका है। अपनी पत्नी के साथ वो फरार है और परिवार को भी ये नहीं मालूम है कि आखिर वो है कहां। पूर्व आरटीओ कांस्टेबल सौरभ शर्मा के साथ ही उसके करीबियों पर भी शिकंजा कसता जा रहा है। सौरभ शर्मा के खिलाफ लुक आउट नोटिस जारी है, फिर भी वो कहां छिपा है इसका अब तक पता नहीं चल सका है। कहां गए थे, कुछ आइडिया है? नहीं सर, मतलब इधर से गाड़ी से गए, मम्मी बोली भोपाल में। किस तारीख को गए थे? सौरभ की वजह से उसकी फैमिली की जिंदगी नर्क हो गई है। पहली बार सौरभ की मां मीडिया से मिली तो उन्हें अपना मुंह छिपाकर बात करना पड़ा। वो बीच बीच में भावुक भी हो गई। हाथ जोड़ के निवेदन है, बेटा मुझे अपनी माँ जैसा समझो, मुझे थोड़ा तरस था। मेरी स्थिति मानसिक रूप से अपना इलाज नहीं करा पा रही। एक और जहां पुलिस सौरभ शर्मा की तलाश कर रही है, तो उसके भोपाल और ग्वालियर, जबलपुर के ठिकानों पर ईडी ने छापेमारी की। छापे सौरभ के करीबी चेतन गौर के ठिकानों पर भी मारे गए। चेतन वही आदमी है जिसकी कार से सोना और लाखों रुपए बरामद किए गए थे। बात राजस्थान की, जहां के कोटपुतली में बोरवेल में गई बच्ची को निकालने के लिए 7 दिन से रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है, लेकिन अभी तक बच्ची को बाहर नहीं निकाला जा सका। अब परिवार के सब्र का बांध टूट रहा है। बोरवेल में फंसी 3 साल की चेतना को सुरक्षित निकालने के लिए मां ने रोते हुए प्रशासन से गुहार लगाई और रेस्क्यू ऑपरेशन में देरी होने पर जिला कलेक्टर से सवाल भी पूछा। भूख प्यास से तड़प रही तो आप वो करिए, अभी तक उनको निखारे भी को ना। और अगर कलेक्टर मैम की अब बेटी होती तो क्यों इतना दिन तक वो उनका अंदर ही रह देती। बोरवेल में 7 दिनों से चेतना जिसे अभी तक बाहर नहीं निकाला गया है, जिस पर पूर्व मंत्री राजेंद्र सिंह गुढ़ा ने भी सवाल उठा दिए और जिला कलेक्टर पर कार्रवाई की मांग कर डाली। जिला कलेक्टर को शर्म की बात है, 3 दिन लग गए यहाँ पहुँचने में, डूब के मरने की बात। हालांकि रेड माइनर्स और एनडीआरएफ के जवानों को सुरंग में उतारा गया है, जो 90 डिग्री पर हॉरिजॉन्टल मैनुअल खुदाई कर करीब 8 फीट दूर बोरवेल में फंसी बच्ची तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरी ओर मध्य प्रदेश के गुना में एक बच्चा बोरवेल में गिर गया है, जिसको बचाने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया गया है। आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं। और ये तो आप जानते हैं कि गूगल देखकर गाड़ी चलाना आजकल कितना कॉमन है। रास्ता पता ना हो तब भी कोई भी व्यक्ति चल पड़ता है, गूगल की रास्ता बता ही देगा। लेकिन गूगल के चक्कर में कई बार बड़े हादसे भी हो जाते हैं। आपको दिखाते हैं कि आखिर उत्तर प्रदेश के हाथरस में क्या हुआ। गूगल मैप के सहारे यात्रा बेहद खतरनाक हो गई है।
थोड़ी सी लापरवाही की दशा में ये मौत के मुंह में भी धकेल सकता है। हाथरस में गूगल मैप के सहारे यात्रा पर निकले 2 लोगों की जान बाल बाल बच गई। ये कार जो आप देख रहे हैं, ये हाईवे के एक ऐसे हिस्से पर चल रही थी जो अभी पूरी तरह से बना भी नहीं था, उसका उद्घाटन भी नहीं हुआ था, लेकिन गूगल मैप ने कार में बैठे शख्स को बताया कि ये रास्ता बिल्कुल सही है। तकनीक पर आंख बंद करके भरोसा किया और कार सवार ने गाड़ी आगे बढ़ा दी, लेकिन आगे जाकर कार मिट्टी के टीले से टकरा गई। कार में बैठे लोगों की किस्मत अच्छी थी कि कार में सवार सभी लोग बचा लिए गए, क्योंकि गूगल की गलती से जान भी जा सकती थी, क्योंकि हाईवे पर डाइवर्जन का कोई चिन्ह नहीं था और न ही सड़क बंद होने की चेतावनी लिखी हुई थी। सुरक्षा के लिए लगातार जनपद स्तर से लगातार सुरक्षा के जो मानक है उनको पूरा करने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। फैक्ट आगे हमारे संज्ञान में आएंगे, उसके अनुसार हम लोग एप्रोप्रिएट जो भी एक्शन हो उसको लेंगे। और आइए अब बात करते हैं मध्य प्रदेश की, जहां के खरगोन में लव जिहाद का एक मामला सामने आया और अब पुलिस केस दर्ज कर आरोपों की जांच कर रही है। मध्य प्रदेश में खरगोन के कोतवाली थाने में शनिवार को एक लड़की शिकायत दर्ज कराने पहुंची। लड़की का आरोप है कि मोहसिन नाम के लड़के ने खुद को प्रदीप बताकर उसके साथ रिश्ता बनाया। बात शादी तक पहुंच गई। लड़की को जब ये पता चला कि वो प्रदीप नहीं बल्कि मोहसिन है, तो उसने शादी करने से इनकार कर दिया। अब आरोप है कि मोहसिन वीडियो वायरल करने की धमकी दे रहा है और ब्लैकमेल कर रहा है। बाद में बोलता है कि मैं मुसलमान हूँ, तो मैंने शादी के लिए इनकार करा, तो फिर वीडियो वायरल करने की धमकी दिया। आरोप लगाने वाली लड़की के साथ हिंदू संगठन से जुड़े हुए लोग भी थाने पहुंचे और आरोपी लड़के के खिलाफ कार्रवाई की मांग करने लगे। और जहाँ भी लव जिहाद का ये काम चल रहा है, उनके खिलाफ हम कड़े कदम उठाएंगे, चरणबद्ध आंदोलन करेंगे। पुलिस ने शिकायत दर्ज कर ली है। अब आरोपी लड़के की तलाश की जा रही है। उसके द्वारा शिकायत आवेदन में जो तथ्य दिए हैं उसी के आधार पर उस आगे की कार्रवाई की जाएगी, वरिष्ठ अधिकारियों को अवगत करा सकते। सहारनपुर में हत्या की एक सनसनीखेज वारदात सामने आई। आरोप है कि कर्ज से छुटकारा पाने और बीमा की रकम के लिए एक आदमी ने अपनी मौत की फर्जी कहानी बना दी और एक बेगुनाह की जान ले ली। पुलिस की गिरफ्त में खड़ा ये है डॉक्टर मुबारक। आरोप है कि खुद को अमीर बनाने के लिए इसने अपनी ही मौत की साजिश रच डाली। साजिश ऐसी खौफनाक कि रोंगटे खड़े हो जाएं। और वो बहुत दिनों से इस लोन से छुटकारा पाने के लिए अपना डेथ सर्टिफिकेट बनाने के लिए एक प्लानिंग कर रहा था, जिसके तहत उसको एक पुरानी गाड़ी चाहिए थी और एक डेड बॉडी चाहिए थी। जब डेड बॉडी नहीं मिल पाई तो आरोप है कि इसने अपनी कदकाठी का सोनू नाम का एक आदमी चुना, उसे नशे की दवा के साथ शराब पिलाई और अपनी पुरानी मारुति कार में जिंदा जला दिया। कैसे भाई आइडिया कैसे आया डॉक्टर साहब? क्राइम पेट्रोल देखते थे आप? पैसे के लालच में जिसकी हत्या हुई वो अपने परिवार का इकलौता बेटा था। अब परिवार इंसाफ की गुहार लगा रहा है। कानूनी से सख्त सजा दिए, ऐसा आदमी कल को किसी और बच्चे की शादी भी कर सकता है। मृतक सोनू का सामान भी बरामद कर लिया है। अब आरोपी को जेल भेजने की तैयारी की जा रही है। कश्मीर घाटी में हुई बर्फबारी ने पूरे क्षेत्र को सफेद चादर में ढक दिया है। पहाड़ों से लेकर घाटियों तक बर्फ की मोटी परत बिछ चुकी है। इससे तापमान में भारी गिरावट भी दर्ज की गई है। लोगों की मुश्किलों को भी बढ़ा दिया है। जम्मू कश्मीर हो, हिमाचल प्रदेश हो या उत्तराखंड, तीनों राज्यों में जमकर बर्फबारी हो रही है। धरती के स्वर्ग श्रीनगर में हर तरफ बर्फ ही बर्फ नजर आ रही है। बर्फबारी की वजह से जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे बंद हो गया है, क्योंकि सड़कों पर कई फीट बर्फ जमी हुई है, जिसे हटाने का काम चल रहा है। बर्फबारी जितनी आंखों को भा रही है, उतनी ही मुश्किल भी खड़ी कर रही है। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में महिलाओं के लिए पुलिस मसीहा बनकर आई। बर्फबारी में ये महिलाएं फंस गई थी, जिनका पुलिस वालों ने रेस्क्यू किया। डोडा के भद्रवाह घाटी में हर तरफ बर्फ का कब्जा है। चाहे पेड़ हो या पहाड़, घर या सड़क, हर ओर बर्फ ही बर्फ दिखाई दे रहा है। अनंतनाग में ऐसा लग रहा है जैसे मानो कोल्ड कर्फ्यू लगा हुआ है। बर्फबारी की वजह से लोग घरों में कैद होने को मजबूर हैं। ऐसे ही हालात बारामूला के भी हैं, जहां तंगमर्ग और आसपास के इलाकों में 1.5 फीट से अधिक बर्फबारी दर्ज की गई है। जम्मू कश्मीर में बर्फबारी की वजह से हवाई, रेल और सड़क यातायात पर असर पड़ा है। साथ ही साथ हिमाचल और उत्तराखंड में भी मौसम का मिजाज तल्ख है। जमकर बर्फबारी हो रही है। पर्यटकों के लिए मुसीबत भी ये मौसम बन चुका है, क्योंकि बर्फबारी की वजह से राज्यों की कई सड़कों को बंद कर दिया गया है।
भारी बर्फबारी की वजह से हिमाचल और उत्तराखंड सफेद चादर में लिपट गया है। उत्तराखंड में मौसम पल पल मिजाज बदल रहा है। चक्राता और लोखंडी में जमकर बर्फबारी हो रही है, जिसकी वजह से पहाड़ियाँ चांदी सी चमक रही हैं। उत्तराखंड के उत्तरकाशी की तस्वीरें देखकर आप हैरान रह जाएंगे। जहाँ तक देखेंगे, जिस तरफ देखेंगे, हर जगह सिर्फ सफेद ही सफेद बर्फ नजर आएगी। उत्तराखंड का प्रसिद्ध स्कीइंग रिजॉर्ट औली स्विट्जरलैंड को भी मात दे रहा है। बर्फबारी की वजह से औली की मनोहर वादियाँ बर्फ की सफेद चादर से ढक गई हैं। हिमाचल में जमकर बर्फबारी हो रही है। किन्नौर में भी भारी बर्फबारी ने जिंदगी पर ब्रेक लगा दिया है। हिमाचल के कुल्लू और मनाली में भी जमकर बर्फबारी हो रही है, जिसकी वजह से कई रास्ते बंद हो गए हैं, जिसके कारण सैलानी फंस गए हैं। लाहौल और स्पीति में 100 से ज्यादा सड़कों को बंद कर दिया गया है। अटल टनल के पास इतनी बर्फ गिरी है जिसे देख पर्यटक हैरान हैं। बर्फबारी की वजह से कई जगहों पर बिजली भी गुल हो गई है। हालांकि सड़कों से बर्फ को हटाने का काम युद्ध स्तर पर चल रहा है।